आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 61 सर आज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप सब जानते हो दिसंबर 19 का जो पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके 50 क्वेश्चन हमारे इनकम टैक्स वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बैलेंस हमारे 50 क्वेश्चन जीएसटी के बैलेंस बचे थे ना, वो आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। बस एक बात ध्यान सुनना, ठीक है जी। तो 50 क्वेश्चन जीएसटी के कंप्लीट करने के बाद ना, आपको मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी कहा था कि अगले जो मेरे अब 3 सेशन होंगे, जो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर डिडक्शन के चैप्टर में काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो 3 क्लास में डिडक्शन की रिवीजन क्लास डालूंगा। शाम को 7 बजे आपने यहाँ पे आके बैठना है। उसके नोट्स आपने पूरे बनाने हैं। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। इट मींस जितने भी आपके दोस्त हैं, जिन जिनको प्रॉब्लम है ना, आपने प्लीज सबको इंटीमेट करना है कि भैया डिडक्शन की रिवीजन क्लास ले लो। क्योंकि आप सब जानते हो सर, आपके एग्जाम में कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डिडक्शन के बनते हैं। और अगर वो चैप्टर आपने स्किप कर दिया ना, तो ये लगा लो कम से कम 4 से 5 नंबर बिना बात के चले जाएंगे। तो वो आपने कंप्लीट चैप्टर यहां से रिवाइज करना है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक बात और सुना ध्यान से। अब डिडक्शन के चैप्टर की रिवीजन के बाद ना, एक तो फिर हमें दिसंबर 19 वाला ओल्ड सिलेबस वाला पेपर कंप्लीट करना है, और फिर फाइनली हमारे दिसंबर 19 तक के जितने भी एमसीक्यूज है ना, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब उस पेपर के बाद फिर मेरा अगला टारगेट क्या होगा स्टूडेंट दरबार में, वो मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। बट इतना ध्यान सुना कि पहले आपने डायरेक्शन रिवाइज करना है, फिर दिसंबर 19 का जो ओल्ड सिलेबस का पेपर था उसके जो क्वेश्चन से वो हम रिवाइज करेंगे। फिर हम सब मिलकर आगे का टारगेट डिसाइड करेंगे कि हमें आगे रिवीजन क्या करनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान सुनना। अब जो स्टूडेंट दरबार चल रहा है मेरा, ठीक है जी, स्टूडेंट दरबार में बहुत सारे बच्चे डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी तैयारी हो चुकी है कुछ भी है, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा लास्ट तक साथ देना सर। ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, सोच के बोलना, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप मुझे एग्जाम के बाद अप्रिशिएट करोगे। और उसके बाद जो सफलता के रहस्य की सीरीज चल रही है, सफलता के रहस्य की सीरीज के पार्ट नंबर 1 में तो काफी सारे बच्चों ने देखा था, पार्ट नंबर 2 बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो पहले सेशन में ही जोश होता है, आगे जोश होता ही नहीं है। जबकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर सेशन में ना ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ना चाहिए, और आप मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के साथ, हर पेरेंट के साथ। क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अंदर से मोटिवेट रहेंगे तो हम लाइफ में अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्लीज आपने उस सीरीज को सक्सेसफुल बनाना है। दिल से आपके लिए मैं सारी बातें बोलता हूं, और एक एक बात जो मैंने आज तक सीखी है ना, वो दिल खोल के आपको बताता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। बच्चा कह रहा है सर आप टेंशन मत लो, वो सीरीज हम जरूर सुनते हैं और शेयर भी करते हैं और देखते भी हैं, घर वालों को भी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सबने मिलकर देखनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर सुना ध्यान से। अब जो हमारे बैलेंस क्वेश्चन बचे हैं जीएसटी के 50, आज वो मैं स्टार्ट करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब जो ये हमारे 50 क्वेश्चन है ना, उम्मीद करूंगा 45 से 50 मिनट या 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। बट इसके आंसर ज्यादा से ज्यादा आप मुझे दोगे, क्योंकि जीएसटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 50 में से कम मान रहा हूं कि 45 तो आप सही करोगे। 5 नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगा, मतलब लेने हमें 50 में से 85। इधर देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है जी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 51 है जीएसटी काउंसिल जो है। अब सोच के बोला, जीएसटी काउंसिल में जो भी आप डिसाइड करते हो उसके लिए कितनी अप्रूवल चाहिए होती है। आप सबको मैंने पहले भी कहा था 75%। अब उस 75% में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है 33.33%, मतलब 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट का है 66.67, दैट इज 2/3। अब देखो उन्होंने इस क्वेश्चन में ना यही बोला है कि अगर कोई डिसीजन जो है अगर वो अप्रूव करवाना है तो भैया कितने वोट फेवर में चाहिए, दैट इज 3/4, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर कितने हैं 1/3 है, और स्टेट गवर्नमेंट कितने हैं 2/3 है। तो देखो आर्टिकल नंबर 279A जो आपने क्लास में किया था ना, देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया। और आपको मैंने कहा भी था कि क्लास में कि आर्टिकल 279 कैपिटल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो 1 नंबर के अंदर पहला क्वेश्चन जीएसटी का दिसंबर 19 का ये वाला था, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है, टोटल वोटिंग 75% चाहिए, उसमें 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट का है, हमें यहां पर वो बताना है। उसके बाद चेक करो अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन भी जीएसटी काउंसिल का ही है। द गवर्नमेंट, ध्यान सुना, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शेल एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। अपने आप बोल देना,
अब जो जीएसटी काउंसिल है वो गवर्नमेंट ने किस लिए बनाई है? जीएसटी काउंसिल क्या सेंट्रल के हिस्से सोल्व करेगी, स्टेट के हिस्से सोल्व करेगी, या दोनों के हिस्से सोल्व करेगी? दोनों के सोल्व करेगी। एक बार चेक करो, रिलेटिंग टू एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर, क्या इसलिए बनाई है? नहीं। रिलेटिंग टू एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल, इसलिए नहीं बनाई। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, मतलब जो ये जीएसटी काउंसिल बनी है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो वन और मोर स्टेट होंगे उसके बीच में जो इशू होंगे उसको रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है? जीएसटी काउंसिल बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो। आगे देखो री, आपने आप बोल दो जी, ये मेरा पहली क्लास में आपको बताया था मैंने, इवन इनकम टैक्स वाली क्लास के अंदर बताया था कि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, याद आ रहा है? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआईसी। इसकी फुल फॉर्म बोल दो, सीबीडीटी की क्या थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जीएसटी के वो किसके पास है? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये हमारा आंसर आएगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे यहां पे गलती करके आते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिख के आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कस्टम जो है वो अभी तक जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, ये बात ध्यान दो। तो आज डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआईसी। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये हमारी फुल फॉर्म है। आगे देखो री, GST is a comprehensive tax regime covering both goods and service and be collected on the value added at each state of supply chain. GST is thus levied on the basis of, अब इतना बोल देना, जीएसटी किस बेस पे लेवी होता है? कंजम्पशन बेस पे और डेस्टिनेशन बेस पे, दोनों के बेस पे लेवी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना गलती इनसे आंसर में हो गई है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन बेस। याद करो सेम क्वेश्चन आपका पहले भी बना था और आपको मैंने पहले भी कहा था कि कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस ये दोनों ही बेस हमारे जीएसटी के हैं, ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बोथ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है जी, तो भैया डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हो या कंजम्पशन प्रिंसिपल हो, नॉर्मली बात सेम है, तो इन दोनों के ऊपर जीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद अपने बताओ जी, जीएसटी जो है, अब जीएसटी जो है इंडिया में, जीएसटी जो 1 जुलाई 17 को आया, उसको हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? हाँ, ड्यूल जीएसटी मॉडल, याद आ रहा है? एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये कौन सा मॉडल है? ड्यूल जीएसटी मॉडल। देखो उसने पूछा क्या है कि भैया इंडिया में जीएसटी का मॉडल कौन सा है जो इंडिया में जीएसटी आया? दैट इज ड्यूल मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आ रहा है। उसके बाद अब यहां पे चेक करना, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा है कि सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 7 define the supply which are further being enumerated in the various schedule as specified in the section. The section includes certain transaction which are even without consideration but being considered as supply. वो किस शेड्यूल में है? अपने आप बोल देना। सेक्शन 7 के अंदर मैंने कहा था 3 शेड्यूल आपके आते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 फ्री वाले काम को सप्लाई बनाएगा, शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन की बात करेगा और शेड्यूल 3 बात करेगा नेगेटिव लिस्ट, मतलब कौन से काम को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना ही सर्विस की मानेंगे। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो फ्री वाले काम को भी सप्लाई बनाता है? दैट इज शेड्यूल नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जीएसटी में आ रहे हैं, आप क्वेश्चन की लेंथ देख लो और क्वेश्चन का आंसर देख लो, आप खुद समझ सकते हो हम प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन बड़ा देख के ना ये समस्या मुश्किल आ गया। और अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसने सिंपल सा पूछा क्या है, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो विदाउट कंसीडरेशन वाले काम भी कवर करता है? दैट इज शेड्यूल नंबर 1। उसके बाद आओ जी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट कंसीडरेशन एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अपने आप बोल देना, अगर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, आपको मैंने 2 चीजें बोली थी, या तो आप गुड्स में राइट ट्रांसफर करते हो या गुड्स में टाइटल ट्रांसफर करते हो। अब अगर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, उस केस में वो सर्विस की सप्लाई बनेगा या गुड्स की सप्लाई बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा ना। तो उसने मुझसे पूछा क्या है कि भैया टाइटल ट्रांसफर करना जो है, चाहे फ्यूचर डेट में हो चाहे इमीडिएट हो, दोनों ही केस में क्या बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो उसने मुझसे पूछा इसको हम क्या ट्रीट करेंगे शेड्यूल 2 में? दैट इज गुड्स की सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे देखो जी, अगला फिर ये भी हमारा किसका है? ये भी हमारा शेड्यूल 2 का है, कंस्ट्रक्शन वाले काम। याद आ रहे हैं कुछ? शेड्यूल 2 में पैरा नंबर 5 आपने किया था, पैरा नंबर 5 में दूसरे पॉइंट में कंस्ट्रक्शन लिखा था। और कंस्ट्रक्शन वाले काम को हम क्या मानते हैं? गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई? सर्विस की सप्लाई मानते हैं। देखो उसने वही बात लिखी है
कि भैया जो कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग का सिविल स्ट्रक्चर है, उन पहले तो वही सेम लाइन लिख दी और फिर लिखा कि सेक्शन 7 जो है उसमें हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई, दैट इज सर्विस की सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब एक बच्चा बोलता सर आपने तो क्लास में ये बताया था कि कंस्ट्रक्शन वाले केस में कुछ काम नेगेटिव लिस्ट में भी चले जाते हैं। सर याद करो मैंने कहा था अगर 100% पैसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद है या ऑक्यूपेशन के बाद है फिर उसको सेल मान के आप नेगेटिव लिस्ट में कवर करोगे। बट उसने यहां पे साफ साफ बोला है कि भैया कंस्ट्रक्शन वाले नॉर्मल काम जो होते हैं उसको क्या ट्रीट करोगे, तो वो सर्विस की सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 उसका सेकंड पॉइंट एक बार जाके देख लेना, सेम लैंग्वेज आपको वहां पर लिखी मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम अंडर जीएसटी, अपने आप बोल दो इनमें से कौन कौन सा पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल है। रेस्टोरेंट सर्विस वाले एलिजिबल है या नहीं है? यस है। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर, नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं? याद करो, पति, पति का मतलब क्या है? पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, ये 4 गुड्स जो हैं इस केस में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे, तो इस केस में नहीं ले पाऊंगा। नॉन रेजिडेंट नहीं ले पाएंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये भी नहीं ले पाएंगे, तो पहला पर्सन रेस्टोरेंट सर्विस वाला जो है बस वो स्कीम ले पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप खुद सोचना जीएसटी मुश्किल है या आसान है? सर बिल्कुल आसान है। अगर किसी बच्चे ने वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास पूरा बैच देखने के बाद अगर एक बार भी देखी है ना, सिंगल क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो री, अगला क्वेश्चन ये है जो आपका रेस्टोरेंट सर्विस वाला होता है, अपने आप बोल देना नहीं। रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में कॉम्पोजिट स्कीम का रेट क्या होता है? कॉम्पोजिट स्कीम के रेट कौन कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरर वाले केस में 1%, ट्रेडर वाले केस में 1%, ठीक है। और आपका सिर्फ सर्विस वाला अगर केस होगा जो नई लिमिट 50 लाख रुपए की एप्लीकेबल है उस केस में 6%, और अगर रेस्टोरेंट सर्विस की बात करूंगा तो कितना लगेगा? 5% लगेगा। तो देखो उसने क्या बोला है, द कॉम्पोजिशन लेवी पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड 50 लाख, मतलब 150 लाख, मेकिंग सप्लाई बाय वे ऑफ एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर being food or any other article for human consumption other than alcoholic liquor for human consumption। तो किसकी बात कर रहे हैं? रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहे हैं। तो अपने बोल दो कितने % रेट लगेगा? 5% रेट लगेगा। और अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस की बात करते हैं उस केस में कितना लगता? 6% लगता। एक बच्चा कहता सर दूसरी सर्विस वाले केस में तो आपने 1% कहा था ना, 1% सर्विस वाले केस में तब लगता है अगर मैन्युफैक्चरर हूं साथ में सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस वाले केस का जो होगा वो 1% होगा। ट्रेडर हूं साथ में सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस वाले हिस्से का 1% होगा। रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं साथ में दूसरी सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस वाले हिस्से का 1% होगा। बट अगर मैं सिर्फ सर्विस ही दे रहा हूं और वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस में कवर नहीं है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था जो नई नोटिफिकेशन आई है उस केस में 6% रेट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ते कैसे हो बस ये सबसे मेन बात है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ जी, द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी वुड डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म द ट्रांजैक्शन अलाइन टू द सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इशू ए टैक्स इनवॉइस कलेक्ट द जीएसटी एंड पेड इट गवर्नमेंट दिस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी इज नोन एज, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। अपने आप बोल दो, आपसे जीएसटी लेना, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना और ये जीएसटी गवर्नमेंट को देकर आना, ये काम किस में आता है? फॉरवर्ड चार्ज में आता है ना। जबकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी देके आता है। तो उसने रिसीवर की बात की है, सप्लायर की बात की है, सप्लायर की, कि भैया सप्लायर के पास जीएसटी आएगा और अगर सप्लायर ही गवर्नमेंट को देके आएगा तो वो इनमें से किस में कवर होगा? फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा। ठीक है जी। लोरी अगला क्वेश्चन यहां से काट देना जी, अगला क्वेश्चन यहां से काट देना। आप सब जानते हो न्यू सिलेबस में अब वो सर्विस वाली लिस्ट एप्लीकेबल नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैंने यहां पे काटा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखो जी, आपने आप बोल देना लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है तो उसको हम सप्लाई कौन सी बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भी पूछ क्या रहा है कि भैया सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों सेम स्टेट में हो या दोनों ही सेम यूटी में हो तो वो सप्लाई कौन सी बनेगी? दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई आ गया। आगे देखो जी, राम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, बहुत ध्यान से रही, Ram and Company of Delhi has taken a contract to the supply of food in New Delhi, Mumbai, Rajdhani Express
and the supply of food in the train are being taken board at Kota in Rajasthan from Agarwal Food and Caterer, the place of supply in such case shall be। अपने आप बोल देना जी। याद करो जो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक किया था, उसमें सेक्शन 10 में जो मैंने कहा था कि अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सेक्शन 10 में आता है। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, अगर टेकन ऑन बोर्ड वाला केस था, आपको मैंने कहा था जब भी ट्रेन चलती है तो बीच में जो भी खाने पीने का सामान मिलता है, ठीक है, अब जो बीच में आपको सामान बेचने के लिए आते हैं, अब जो भी आपको सामान बेचने के लिए आएंगे, जो वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं कन्वेंस के बीच में, तो उसके बीच में मैंने क्या कहा था कि जहां से वो गुड्स चढ़ेगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जहां से गुड्स वो चढ़ेगा उस केस में वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। और एक बार जाके ना एक बार डायग्राम देख लेना प्लेस ऑफ सप्लाई का, वहां पे लिखा था टेकन ऑन बोर्ड, तो सोच के बोलना उसने क्या बोला है कि जो ये फूड है वो ट्रेन में आर बीइंग टेकन ऑन बोर्ड एट कोटा, तो अपने बोल देना ये सामान चढ़ा कहां पर है, तो भैया कोटा से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, वो कोटा बनेगा। बताओ क्वेश्चन में है क्या। और कई बच्चे यहां पे क्या लिख के आते हैं, भैया दिल्ली। सर कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हुआ, ट्रेन कहां से चली, मैटर वो नहीं करता, क्योंकि ये सप्लाई जो है ये गुड्स की सप्लाई है टेकन ऑन बोर्ड वाले केस में, तो जहां से वो गुड्स चढ़ेगा उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो गुड्स चढ़ा कहां पे है, कोटा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, कोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन आओ जी, देखो जी, मिस्टर रविराज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये भी प्लेस ऑफ सप्लाई का है। मिस्टर रविराज ए रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन द अहमदाबाद solicit the service of the event management company based in Mumbai for his daughter marriage plan as a destination wedding as a place located in Udaipur. The place of supply in this case shall be dash and the tax to be charged under, अपने आप बोल देना। इवेंट मैनेजमेंट की अगर सर्विस दी जा रही है, याद करो एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था बैंड बाजा बारात, जो एक मूवी थी बैंड बाजा बारात, उसमें बिट्टू पाजी और श्रुति कक्कड़ जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस देते थे, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, और अगर ये सर्विस अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है तो फिर जहां पे इवेंट होगा ना उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो पहले तो ये चेक करो ये सर्विस जो दी गई है ये किसको दी गई है। देखो उसने क्या बोला, मिस्टर रविराज ए रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन अहमदाबाद, इट मींस ये रजिस्टर्ड पर्सन है अहमदाबाद के अंदर, इसने सर्विस ली है। अब सोच के बोलना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जो सर्विस दी है वो किसको दी है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में इसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इवेंट की लोकेशन गलती से मत देख लेना। बच्चा कह रहा है यार प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केस में तो फिर हमें दिक्कत आ रही है कि कैसे हम याद करेंगे इतना बड़ा चैप्टर, क्योंकि वहां तो हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होता है। सर याद तो करना पड़ेगा, अब तो फिर भी आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल गया, तो जो डायग्राम मैंने क्लास के अंदर बनवाया था या डायग्राम जो मेरी बुक में है या आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी उन्होंने भी डायग्राम बनाया होगा, तो उस डायग्राम को डेली बेस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे न्यू सिलेबस के अंदर 50 नंबर का जीएसटी है। और मैं इतने हार्डवर्क आपको करवा रहा हूं और जो एफर्ट्स कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपके 50 में से कम अगर 45 नंबर भी यहां पर आ गए ना तो आपके 70 मार्क्स पूरे के पूरे टेक्स्ट में कहीं नहीं गए। बट अगर आप ये बातें छोड़ के रहोगे, अगर ये बातें आपके माइंड में नहीं आएंगी तो एग्जाम में दिक्कत आ रहेगी। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सर्विस दी है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसकी लोकेशन, अगर ये सर्विस यहां पे रजिस्टर्ड की बजाय अनरजिस्टर्ड लिखा होता फिर जहां पे इवेंट होता ना उसकी लोकेशन बन जाती, बट उसने क्या बोला है रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, अहमदाबाद। अब इतना बोल देना अहमदाबाद, और सप्लायर की लोकेशन कहां पे है जी, सप्लायर की लोकेशन मुंबई है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहां की है, मुंबई। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई, तो क्या लग जाएगा आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है री, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी। एबीसी लिमिटेड सप्लायर supplied goods to XYZ Limited under a contract for the goods to be delivered to the factory of XYZ Limited. The goods were removed from the factory of ABC Limited 9 September 19 and the goods were delivered to the factory XYZ 15 September 19. The invoice was issued on 18 September 19 and the payment was credited to the ABC account 20th October 19. Although the entry in the books of accounts made 19 September 19. पहली बात तो सिंपल सी बात बोल दो जी,
गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक ही नहीं करते। तो देखो उसने क्वेश्चन बड़ा जरूर बना दिया बट मुझे कंफ्यूज कर दिया। अब कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो पेमेंट भी कंसीडर करेंगे। तो पहली बात मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करना, गुड्स का जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे उस केस में पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं होती। तो भैया ये वाली पेमेंट की दोनों डेट, ये मैं यहां से काट रहा हूं, ये मैं यहां से काट रहा हूं, ये दोनों मेरे किसी काम की है ही नहीं। अच्छा, फिर बच्चा कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। याद करो गुड्स वाले केस में कैसे निकलता है कि जब आपने इनवॉइस इशू किया वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट किस पे डिपेंड करती है, सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो इनवॉइस इशू करना पड़ता है रिमूवल या उससे पहले, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता फिर इनवॉइस इशू करना पड़ता है डिलीवरी या उससे पहले। अपने आप बोल देना इस क्वेश्चन में क्या मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। सोच के बताओ इस क्वेश्चन में क्या मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। बच्चा ये बात कह रहा है नहीं करता। ऐसा कहां लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो नालायको, उसने साफ साफ लिखा है कि मुझे गुड्स सप्लाई करने हैं उसकी फैक्ट्री में। तो भैया अगर गुड्स उसकी फैक्ट्री में मुझे सप्लाई करने हैं तो मूवमेंट तो इन्वॉल्व करेगा ना, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो अपने बोल देना इनवॉइस उसने काटा 18 सितंबर को, रिमूवल हो गया था 9 सितंबर को, इसमें से अर्लियर क्या है 9 सितंबर ना, तो आंसर क्या बनेगा 9 सितंबर। देखो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। अब एक बच्चे ने ना लास्ट सेशन के अंदर लिखा था, कह रहा पेपर इतना मुश्किल बना है, आप मजे लेने के लिए कह रहे हो आसान बना है। सर जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसने रिवीजन सही ढंग से की है उसका दिल ये बात जानता होगा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सर अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे ना तो आप ये लगा लो एग्जाम को चाहे 6 महीने भी और मिल जाएंगे तो इससे आसान तो नहीं बनेगा, इससे आसान नहीं बन सकता सर, क्योंकि सीएस के एग्जाम है, कोई 11वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है। तो भैया ये अगर आपने कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़े हैं, रिवीजन सही ढंग से की है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही ढंग से की है, मुझे नहीं समझ आता ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं बन सकते। क्योंकि जिस बच्चे ने रिवीजन सही ढंग से की होगी, क्लास में सही ढंग से पढ़ा होगा, उसको तुरंत ध्यान आ गया होगा कि गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करते। तो दो डेट आती है इनवॉइस और लास्ट डेट। लास्ट डेट डिपेंड करता है मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं, क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है मूवमेंट इन्वॉल्व है, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो रिमूवल और इशू की डेट अर्लियर। तो भैया यहां पे रिमूवल पहले है तो पीओटी क्या बन जाएगा, रिमूवल की डेट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 हो गया जी। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे अभी तक। 50 से हमने स्टार्ट किया था ना, 51 से, तो 16 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, हे भगवान ऐसे प्रैक्टिस अगर हम करते रहे फिर हमें एग्जाम में दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखो ध्यान से आगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाय माइक्रोमैक्स टू अनिल कुमार फॉर 35,000 इन एक्सचेंज with his old mobile phone, the sale price of new mobile phone without exchange 40,000 or the value of old mobile phone so exchange was 7,000। अपने आप बोल देना जी। अब यहां पे मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 35,000 रुपए का सेल किया, ठीक है, उसने क्या बोला इन एक्सचेंज विद हिज ओल्ड मोबाइल फोन, और उसकी वैल्यू 7,000 रुपए है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर इस केस में पहली बात तो मुझे बताओ इस केस में क्या सेक्शन 15 में वैल्यू निकलेगी, इस केस में क्या सेक्शन 15 में वैल्यू निकलेगी, नहीं, क्योंकि सारा पैसा जो है वो सोल कंसीडरेशन नहीं है। एक बच्चा कहता है यार ये सोल कंसीडरेशन क्या होता है, इधर आओ, इधर आओ मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले, मेरे पास आके बैठो। याद करो क्लास के अंदर आपको मैंने कहा था कि सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है उस वैल्यू को वैल्यू तब मानना अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, बायर सेलर रिलेटेड पार्टी ना हो, प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो। और सोल का मतलब क्या है, मॉनिटरी फॉर्म। क्या ये सारा पैसा मनी फॉर्म में है, नहीं, एक्सचेंज है। और अगर मनी फॉर्म में नहीं है, रूल नंबर 27 का पहला पार्टी क्या था, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को तुम्हें वैल्यू मानना है। तो अपने आप बोल देना जो यहां पे नया मोबाइल फोन है उसका प्राइस कितना है जी, 40,000 रुपए है। तो भैया ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 40,000 है ना, देखो ये वैल्यू निकल के आ गई। बताओ क्वेश्चन में है क्या। अब कई बच्चे क्या करते हैं 35,000 वैल्यू ले लेंगे, कई बच्चे कमाल ही कर देंगे 35,000 प्लस में 7,000 42,000 वैल्यू लेंगे। उनको यह ध्यान आएगा रूल नंबर 27 का सबसे पहला स्टेप होता है ओपन मार्केट वैल्यू। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता देन फिर आप सेकंड पे जाते हो। यहां तो ओपन मार्केट वैल्यू साफ साफ उसने बोल ही दी है 40,000 रुपए, तो भैया 40,000 रुपए की जो ओपन मार्केट वैल्यू है वही वैल्यू मेरी वैल्यू मानी जाएगी, ये बात ध्यान देना। तो ये मेरी वैल्यू कितनी बन गई 40,000 रुपए। ठीक है जी, आगे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है वैल्यूएशन का। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है,
अब इतने बड़े पेज में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद समझदार हो, पेपर में दो जगह होती है ना, तो ये क्वेश्चन पूरा पेज घेर लेगा आपका। और जब ये क्वेश्चन पूरा पेज घेरेगा तो बच्चा क्या बोलेगा कि भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेगा कौन। एक बार पढ़ के देखते हैं, क्या पता आसान हो। देखो जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिश्रा एंटरप्राइज हैड मेड सप्लाई ऑफ 5,50,000 to BK Enterprise, Municipal Authority of Jaipur on such supply levied the tax 10% of 55,000। ठीक है जी। उसके बाद फिर बात करना चाह रहे हैं CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन द सप्लाई 66,000। पैकिंग चार्जेस जो नोट इंक्लूडेड इन द प्राइस 5,50,000, अमाउंट टू 15,000, 15,000 रुपए के पैकिंग चार्जेस हैं। सब्सिडी 25,000 रुपए की है जो एनजीओ से मिली है। ठीक है जी। और उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ऑफर्ड इज 1% विच वाज मेंशन इन द इनवॉइस। आप वैल्यू निकाल दो। पहले तुम इतना बताओ, 5,50,000 तो ये वैल्यू आ गई। अब इतना बोल देना म्युनिसिपल टैक्स 10% है, क्या म्युनिसिपल टैक्स में वैल्यू में ऐड करूंगा नहीं करूंगा? मुझे आंसर दो, क्या म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू में ऐड करूंगा नहीं करूंगा? बच्चा कह रहे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? 15(2) में आप भूल गए क्या 5 इंक्लूजन होते थे? ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ, क्या म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं? नहीं हुए। तो क्या म्युनिसिपल टैक्स हमें ऐड करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? यस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना 55,000 नहीं है, 5,50,000 का 10% आएगा। तो भैया 55,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्स ये आप ऐड कर दोगे। उसके बाद एक और यहाँ पे पैकिंग चार्जेस कितने उसने दिए हैं? 15,000 रुपए के, ये ऐड कर दोगे। 25,000 रुपए की सब्सिडी आप ये एड बैक कर दोगे। बच्चा कह रहा है सर ये सब्सिडी आप एड बैक क्यों करोगे? देखो उसने क्या बोला है कि जो ये सब्सिडी है ना, आफ्टर टेकिंग इन द अकाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सिडी, मतलब जो ये प्राइस 5,50,000 रुपए का है, इसमें सब्सिडी एडजस्टेड है। और आपको मैंने क्वेश्चन क्लास के अंदर भी कहा था, सब्सिडी एडजस्टेड का मतलब ये होता है आपने सब्सिडी माइनस करके दिखा दी है। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट वाली सब्सिडी हो, माइनस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दूसरी सब्सिडी आपने माइनस कर दी तो 15(2) ये बात बोलता है कि सारी सब्सिडी आपको एड बैक करनी पड़ेगी। तो इतना बोल देना एनजीओ से अगर मुझे मिली है और वो मैंने माइनस करके दिखा दी है, तो क्या मुझे ऐड करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस करनी पड़ेगी ना। तो देखो 25,000 रुपये ऐड हो गया। और अब डिस्काउंट देख लो जी 1%, और कितने का जो इनवॉइस के अंदर मेंशन है, तो 5,50,000 का 1 कितना हो गया? 5,500 रुपए। तो इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद ना 6,39,500 ये प्राइस आपका यहां पे निकल के आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा से, सर प्लीज एक बार दोबारा से बता दो, ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इधर देखो ध्यान से नालायकों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 5,50,000 इनवॉइस प्राइस दी है, म्युनिसिपल टैक्स 10% है, 55,000 का नहीं 5,50,000 का, उन्होंने गलती से लिख दिया, 5,50,000 ऊपर है उसका 10% आएगा। तो भैया यहां पर कितना बन गया? 5,50,000 का ही बनेगा ना। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूं, कहीं ये ना हो 5,50,000 प्लस में 55,000 प्लस में 15,000 प्लस में 25,000 और माइनस में 5,500, यस 6,39,500। अब देखो इधर ध्यान से, तो 55,000 के तो म्युनिसिपल टैक्स हो गए, ऐड करोगे नहीं करोगे? यस करोगे। एक बार जाके नोटबुक देख लेना, जो भी आपका बुक है उसमें देख लेना, 15(2) में म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए, हमें ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद 15,000 रुपए पैकिंग चार्जेस ऐड बैक करने पड़ेंगे, और 25,000 रुपए की सब्सिडी ये मैंने ऐड क्यों की है? क्योंकि आपने माइनस करके दिखा दी है। बच्चा कह रहा है कहां लिखा है? उसने लिखा देखो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी, मतलब जो ये 5,50,000 रुपए का अमाउंट है ये उसको देखने के बाद है, तो उसको कंसीडर करने के बाद का मतलब आपने माइनस करके दिखा दी है। तो जब ये सब्सिडी माइनस ही नहीं करनी थी, हमें ऐड करनी है, तो ऐड करके दिखा दूंगा। फिर 5,500 रुपए डिस्काउंट हो गया, वो माइनस कर दूंगा, बैलेंस वैल्यू आएगी 6,39,500, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से वीडियो सुन लेना। फिर भी कोई डाउट है फिर मुझसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 69, ये भी हमारा किसका है? वैल्यूएशन रूल्स का। याद करो एक रूल नंबर 35 आपने पढ़ा होगा, जब भी आपको वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी होती है, और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी होगी, उस इंक्लूसिव को अगर एक्सक्लूसिव पे लेके जाना है तो क्या मुश्किल है आसान है? कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार चेक करना, उसने बोला जी आपकी सप्लाई जो की है 2,66,090 टू द गोयल ऑटोमोबाइल, दिस सप्लाई सो मेड वाज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस चार्ज एज सीजीएसटी एसजीएसटी विच ऑन द प्रोडक्ट सोल्ड एज द पर रेट प्रिस्क्राइब अंडर जीएसटी इज 18%। द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल नंबर 35 ऑफ सच वैल्यू शैल बी, अपने आप बोल दो,
जब उसने रूल नंबर 35 बोला तुरंत माइंड में क्या आ गया कि अगर ये वैल्यू इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव पर कैसे जाएंगे। ये बात मैंने क्लास में सिखाई थी। बच्चा कह रहा है भाई इसमें करना क्या है, 2,66,090 का ना 18% तू जीएसटी निकाल दे और जो तेरा जीएसटी आएगा उसको तो इसमें से माइनस कर दियो, आंसर आ जाएगा। ये वही नालायक बच्चे हैं जो बोलेंगे पेपर हमने किया था 100 का, नंबर आए 30। सर एक बात मैंने सोचा था, ऐसे काम करके आओगे क्या? इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है और अगर वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है तो ये वैल्यू जो है 118% के बराबर है और अगर ये वैल्यू 118 के बराबर है तो भैया 100 कितना आएगा, 2,25,500। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है जी। अब देखो कई बच्चे अगर गलती करेंगे 2,66,090 में से अगर 18% माइनस कर दें तो फिर यहां पे वो कलाकारी करके आएंगे, कुछ गलत आंसर कराएंगे। ठीक है जी। तो गलती से भी वो आंसर मत करके आना। आपने करना क्या है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव पे लेके आने के लिए जो भी जीएसटी का रेट होगा तो भैया वो 100 प्लस में जीएसटी का रेट, तो ये वैल्यू उतने के बराबर होगी, मल्टीप्लाई 100, वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपने क्लास के अंदर भी की है और ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से फाउंडेशन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर आते थे जिसके अंदर लिखा होता था कि सेल प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट मानते थे 100। ठीक है, याद आ रहा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है वो। और आज प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी वैल्यू है वो सारी इंक्लूसिव है ना, तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव पे लेके आने के लिए रूल नंबर 35 ने कहा था, आप ये सिस्टम फॉलो करोगे। ठीक है जी, आगे आओ। अगला पॉइंट देखो जी, सेक्शन 262 स्पेसिफाइड इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और एनी सप्लाई गुड सर्विस और बोथ मेड हिम बट डज नॉट इंक्लूड। अपने आप बोल देना चाहिए। वो ये बात कहना चाह रहे जो इनपुट टैक्स आप पे करते हो उसका आपको आईटीसी मिलता है। इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिस केस में आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा टैक्स आप पे करते हो जिसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में जो भी कंसेशनल टैक्स पे करते हो उसका आईटीसी नहीं मिलता। एक बार चेक करना, आईजीएसटी का आईटीसी मिल जाता है, रिवर्स चार्ज का मिल जाता है, यूटीजीएसटी का मिल जाता है। जो कॉम्पोजिट स्कीम में टैक्स पे करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स नहीं मानते, रीजन बीइंग उसका हमको आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है जी, लो जी 70 क्वेश्चन पूरे हो गए, अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो आज हम पूरे कंप्लीट करके जाएंगे चाहे पूरा 1 घंटा लग जाए, क्योंकि आज अगर ये पेपर पूरा खत्म कर देंगे ना फिर डिडक्शन की रिवीजन रह जाएंगी और फिर ओल्ड सिलेबस वाला पेपर रह जाएगा। फिर जितने दिन बैलेंस आपके एग्जाम में बचेंगे उसका पूरा शेड्यूल बना के दे दूंगा कि स्टूडेंट दरबार में हम आगे क्या क्या करेंगे। तो सर मैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपने चाहे दरबार देखना बंद कर दिया हो, कम कर दिया हो, मुझे टेंशन वो थोड़ा है, मुझे टेंशन ये है कि मुझे अपना फर्ज आपके लिए निभाना है। जितने बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनको दिखा दूंगा उनका रिजल्ट, उनको खुद बिलीव नहीं होगा ये हमारा रिजल्ट है इतना बढ़िया आपका आएगा। जो नहीं आ रहे ये सोच के कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको मैं अभी बोलूंगा अभी भी टाइम है। ये बहुत अहम चीज सेशन आप मिस कर रहे हो, आपको पता नहीं है वाली बात। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखना जी। A registered person is eligible to obtain ITC as per section 16 fulfill the certain condition which consist of the, हानि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली बात, टैक्स इनवॉइस आपके हाथ में हो, फैक्ट्री में सामान रिसीव हो चुका हो, सप्लायर हैव नॉट पेड टैक्स, नहीं ये तो सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो, ये तो गलत बोल रहे हैं ना, और रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दी हो। ठीक है, यहां पे आपको मैंने पहले भी कहा था रिसीवर वर्ड है, रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दी हो। तो भैया ये तीनों कंडीशन, पहला दूसरा और चौथा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बच्चा कहता है सर एक कंडीशन और थी ना कि सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो। यस वो कंडीशन थी, बट उसने बोला सप्लायर हैव नॉट पेड, तो यहां तो पेड आना चाहिए ना। तो भैया ये कंडीशन थोड़ा है, तो सिर्फ 3 कंडीशन इसमें लिखी हैं, पहली दूसरी और ये वाली, ये 3 कंडीशन आपकी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने बोलना जी सेक्शन 18(1) याद आ रहा है कुछ, आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस, थोड़ा याद करवा दूं। अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहे हो, एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल बन रही है, कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, उस केस में बचे हुए स्टॉक का आईटी से मिल जाता है। और वो आईटी से अगर आप क्लेम नहीं कर पाते तो कितने टाइम में क्लेम कर सकते हो, 1 साल। देखो उसने वही बोला है कि सेक्शन 18(1) का अगर आईटीसी लेना रह गया तो आप कितने टाइम के बाद क्लेम नहीं कर सकते, 1 साल के बाद। तो टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी
एक बच्चा बोल पड़ा, कहता भाई आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट तो वो है ना अगले साल की 20 अक्टूबर। ये बात मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताई थी कि 20 अक्टूबर वाली जो टाइम लिमिट है वो नॉर्मल आईटीसी की है और ये स्पेशल आईटीसी है। और ये स्पेशल आईटीसी वाले केस में टाइम लिमिट जो है वो 1 साल की है, ये बात ध्यान देना। एक बार अगर 18(1) का डायग्राम जाके नोट्स में चेक कर लोगे ना तो उसमें आपको दिखा दूंगा 18(1) के उसके नीचे ही मैंने लिखवाया था कि अगर ये आईटीसी क्लेम करना भूल गए तो 1 साल में आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है री, आगे देखो री, अगला बताओ री, इनमें से किस किस का आईटीसी मिलेगा। याद करना सेक्शन नंबर 17(5), कुछ केस में आईटीसी ब्लॉक होता है ना, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हो, तो अगर आप कोई कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हो अपने बिजनेस के लिए, उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, अगर अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप ट्रक यूज कर रहे हो तो उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ओ माय गॉड नालायक, वो मोटर व्हीकल का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, मोटर व्हीकल का मतलब होता है पैसेंजर मोटर व्हीकल। उसके अंदर मैंने एक डायग्राम भी बनवाया था कि जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक होती है। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है, चाहे वो पैसेंजर मोटर व्हीकल हो, उसका आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वो गुड्स व्हीकल है तो वैसे ही आईटीसी मिल जाएगा। तो इस केस में ट्रक मोटर व्हीकल में कवर नहीं होता। एक बार जाके वो डायग्राम देखना, ट्रक मोटर व्हीकल में कवर नहीं होता, इसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद केक्स और पेस्ट्री, याद करो, फूड एंड बेवरेजेस, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है। तो भैया इसका आईटीसी मिलेगा नहीं, तो किनका मिलेगा? इन दोनों का। तो भैया 2 लाख रुपए का आईटीसी मिलेगा। देखो मुझे यही तो बताना था। अब जिन बच्चों ने आईटीसी के चैप्टर की रिवीजन ही नहीं की, जो कह रहे थे कितने क्वेश्चन बनेंगे, आप चेक कर लो पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटीसी, वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, यही तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर वही सही ढंग से करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला देखो जी, आगे देखो। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीइंग क्रेडिटेड टू दी किस लेजर, आपने आप बोल देना जी। जो आईटीसी है, एक पर्सन अपने जीएसटी पोर्टल पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है? बोलो। कई बच्चे सेशन छोड़ के भाग चुके हैं, स्टार्ट तो मेरे साथ करते हैं, खत्म मेरे साथ नहीं करते, उनको बीच में बहुत सारे बिजी काम आ जाते हैं। ठीक है जी, अब उनको नहीं पता इससे इससे इंपॉर्टेंट काम उनकी लाइफ में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट बताओ, एक पर्सन जीएसटी पोर्टल पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है? कितनी लेजर? 3। लाइबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। जो आईटीसी है किस लेजर के अंदर जाता है? कैश लेजर में, लाइबिलिटी में, या क्रेडिट लेजर में? तो उसने पूछा ही क्या है, आईटीसी क्रेडिट किस लेजर में होगा? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है री, आगे देखो जी। अब ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर गलती एक है। गलती ये है, इन्होंने मुझसे जीएसटी मांगा है। अब जीएसटी आईटीसी के बाद बताना है, वो नहीं बताया, या आईटीसी से पहले बताना है, वो नहीं बताया। और आईसीएसआई ने खुद कहा है कि जो बच्चा इन दोनों में से कोई भी आंसर देके आएगा ना, हम दोनों सही मान लेंगे। रीजन मीन हमसे गलती हो गई, हम ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि हमें नेट जीएसटी बताना है या टोटल जीएसटी बताना है। बट एक बार पहले देख तो ले क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखो जी, ज़ेब्रा, ओ माय गॉड, ज़ेब्रा, Zebra, a supplier of goods located at Jaipur, paid GST under regular scheme, both interstate or intrastate. The supplier are chargeable to GST 18%. The outward taxable supply in the month of February 20 made by him of intrastate supply 12 लाख। तो भैया इंट्रास्टेट सप्लाई 12 लाख की है, तो 9% CGST, 9% SGST, तो एक तरह से मैं 18% ही लगा देता हूं, चलो फिर अलग अलग कर लेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई है 5 लाख की, उस पर 18% आईजीएसटी लगेगा। अब पहले तो ये निकालो कितना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है, कितना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है। 12 लाख का अगर मैं 18% निकालूंगा 2,16,000, और 5 लाख का 18% निकालूंगा 90,000, तो 3,06,000 पे मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है। सर देखो उसने बोला ना आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मतलब मैं आगे सेल कर रहा हूं, कस्टमर से जीएसटी ले रहा हूं और फिर गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, मुझे गवर्नमेंट से ना कुछ लेना भी है। उसने बोला टोटल टैक्स लाइबिलिटी अंडर जीएसटी फॉर बोथ दीज सप्लाई शैल बी। आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कब?
अगर ओपनिंग बैलेंस है आईटीसी का 45,000 पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और 55,000 पे आईजीएसटी, तो भैया 45,000 सीजीएसटी का, 45,000 एसजीएसटी का और 55,000 पे आईजीएसटी का, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। बच्चा कहता है 45,000 तो दोनों का है ना सर, ने अलग अलग क्यों लिखा? नालायक को जूम थोड़ा और कर दूं, उसने ईच लिखा, देखो ईच, मतलब 45 ही सीजीएसटी का है और 45 ही एसजीएसटी का है, दोनों का अलग अलग है। तो मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं? 45, 45, 90 और 55,000, तो मुझे लेने हैं 1,45,000। अब इतना बोल देना, 3,06,000 देने हैं और 1,45,000 लेने हैं, तो नेट मुझे कितने देने होंगे? नेट देने होंगे 1,61,000। अब देखो उसने बोला है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो अगर मैं ये इंटरप्रेट करूं कि टोटल कितना देना है तो 3,06,000, और अगर मैं इस लाइन से पढ़ूं कि जब उसने आईटीसी दिया तो आईटीसी माइनस करने के बाद टोटल कितना देना है तो 1,61,000। सर अब करें क्या? करें क्या सर? उसने बताया तो है नहीं, आप दोनों में से कोई भी करके आते आंसर सही होता, बट मैं ऑलवेज ये रिकमेंड करूंगा अगर आईटीसी क्वेश्चन में दिया है ना तो आईटीसी माइनस करने के बाद ही बताना है, क्योंकि सोच के बोला जब वो आईटीसी में को ना देता फिर मैं टोटल का मतलब समझता टोटल, जब उसने मुझे आईटीसी ही दे दिया तो आईटीसी माइनस करने के बाद टोटल कितना आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो वो है। बट आईसीएस ने ये कहा था कि दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख के आओगे हम दोनों ही सही कर देंगे, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करेगा, अगर क्लैरिफाई नहीं कर रहा तो हमेशा आईटीसी माइनस करने के बाद बताना कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है GSTIN कितने डिजिट का? अपने आप बोल देना कितने डिजिट का है? 12 डिजिट का। 12 का? 12 का कहां से आ गया नालायक? वो ई वे बिल नंबर होता है। हाँ मैं क्या करूं, आपका एग्जाम आने वाले हैं, बच्चा कह रहा है पोस्टपोन हो गए हैं, बस इसी उम्मीद में जीते रहो, पोस्टपोन होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। जिंदगी में कभी तो एग्जाम देने पड़ेंगे, उस टाइम तो एग्जाम पास ही करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना बिना पास किए ही इंस्टीट्यूट बोल दे चलो आगे मैं प्रोफेशनल में डाल देता हूं, ऐसा जिंदगी में कभी मत सोचना, ना होगा। ठीक है ना? तो कई बच्चे इस तरह से जी रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होकर कोई दिक्कत नहीं है। सर ई वे बिल जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर होता है, और जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का पैन बेस होता है। याद करो, पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं, फिर पैन नंबर आते हैं, फिर एक डिफॉल्ट होता है, फिर एक चेकसम नंबर होता है। आपको मैंने क्लास के अंदर दिखाया भी था, देखो ये 15 डिजिट का नंबर है, तो देखो उसने बोला है पैन बेस 15 डिजिट, ये आंसर आया, बताओ। उसके बाद देखो ये अगला, अब ये यहां पे गलती ये है कि अब जो गुड्स वाले केस में लिमिट है वो 40 लाख की भी है और 20 लाख की भी है। अब 20 लाख की गुड्स वाले केस में कौन सी है? याद करो, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, उस केस में 20 लाख की लिमिट है। और 40 लाख की लिमिट गुड्स वाले केस में कब है? नॉर्मल केस में। बट आपका वो सप्लाई जो है वो उन स्टेट में होनी नहीं चाहिए। आपको मैंने एक डायग्राम पूरा बनवाया था ना, रिवीजन क्लास के अंदर भी बताया था। तो देखो यहाँ पे ना, अब 20 लाख और ये 40 लाख, अब इसके दोनों आंसर आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं है वो किस गुड्स की बात कर रहा है, वो नॉर्मल कह रहा है कि आप गुड्स के सप्लायर हो, अब किस गुड्स के बताया ही नहीं। तो यह गुड्स वाले केस में तो 20 लाख की भी लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है। अब वो मुझे क्लैरिफाई नहीं करेगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसके दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, आगे देखो जी, फिर अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वो ये बात कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपकी नॉर्मल लिमिट याद आ रहा है कितनी होती है? नॉर्मल लिमिट होती है 20 लाख, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होती है उसमें लिमिट कितनी होती है? 10 लाख। और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितनी है? 8 8 8 है सर, 8 कॉम्पोजिट स्कीम वाले में है। रजिस्ट्रेशन में कितनी है? याद करो, नाग मणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया 4, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं बस। और वैसे जीएसटी में टोटल कितनी है? 11। देखो उसने मुझसे पूछा क्या है कि आर्टिकल 279 कैपिटल है, उसमें स्पेशल कैटेगरी कितनी है? 11 है। और जो रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है सेक्शन 22, उसमें कितनी है? 4 है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि वैसे 11 हैं, वैसे 11 हैं, कॉम्पोजिट के लिए 8 माननी है और रजिस्ट्रेशन के लिए 4 माननी है। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। और बच्चे को लगता है कि विवेक सर मजाक ही करते हैं, क्लास के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा बनते होंगे। देख लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए 1-1 नंबर के फ्री के, और जिस बच्चे ने वो क्लास में सुना ही नहीं था वो आंसर क्या दे के आएगा। तो टोटल 11 है,
कॉम्पोजिट में 8 है, रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में 4 हैं, बस ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 79। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु हैज द बिजनेस आउटसाइड इंडिया comes to India for a temporary business purpose. Such person would need to register as a non-resident taxable person in the state. He will be granted registration maximum period. अपने आप बोल दो, नॉन रेजिडेंट को रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो कितने दिन के लिए मिलता है, याद आ रहा है कुछ, 90 डेज, और फिर एक्सटेंशन कितने दिन की मिलती है, 90 दिन की। ठीक है, तो उसने नॉर्मल कितने दिन का आएगा, 90 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद ना अब ये 3 क्वेश्चन है, 1, ये 2 और ये 3। हाँ, ये 3 क्वेश्चन हैं, ये रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म नंबर हैं उसमें से हैं। देखो, ये बच्चों को मुश्किल लगे थे। अब आप खुद सोचना, ये मुश्किल बोलूं या ये बोलूं कि हमें फॉर्म नंबर याद नहीं होते इसलिए मुश्किल है। सर मुश्किल क्या होता है कि अगर प्रोविजन ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, जो प्रोविजन हमने किया नहीं, कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया, अब अगर फॉर्म नंबर ही याद नहीं किए तो ये तीनों क्वेश्चन ना पढ़ने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि फॉर्म नंबर ही याद नहीं है, 3 नंबर हमारे गए। और तभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नंबर की लिस्ट पूरी बना के दी हुई है, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर है वो भी मैंने आपको बताए हैं। एक बार पढ़ने सारे हैं, बट मेनली वो याद करना जो येलो वाले हैं। ऐसा नहीं है कि येलो में से ही बनेगा और कहीं से बन ही नहीं सकता, बट इंपॉर्टेंट जो है वो वाले हैं, पढ़ने आपको एक बार सारे हैं। और याद कैसे होंगे, जितने दिन बचे हैं अभी, मेरे ख्याल से आज हमारी तारीख है 16 जून से लगा लो, 16 जून से 18 अगस्त को पेपर, पूरे 60 दिन बचे हैं ना, पूरे 60 दिन। अगर डेली 5 फॉर्म नंबर भी याद कर लोगे ना, 5 फॉर्म नंबर भी, तो भी आराम से याद हो जाएंगे। बट आप करते हो पूरे एक दिन में, तो याद हो ही नहीं सकते। तो ये देखो, ये क्वेश्चन फिर ना मैं आपको बस एक बार बोल देता हूं कि भैया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल एज पर रूल 8 प्रायर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन एग्जामिन एंड इन फाउंड टू डेफिशिएंट ए नोटिस टू द एप्लीकेंट इन फॉर्म। अगर कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी दिखती है तो उस केस में एप्लीकेशन हमें कौन से फॉर्म नंबर में भरनी पड़ती है, 03, 3 दिन के अंदर भरनी पड़ती है। उसके अंदर अगर आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। और ये 100 पेज की जो समरी मैंने दी है टेलीग्राम चैनल पे, 100 पेज की समरी जो दी है उसके अंदर भी है फॉर्म नंबर, उसके अंदर भी देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स और required to collect tax under GST rule number 12 shall electronically submit an application for grant registration GST RE07 और जो TDS और TCS वाले होते हैं वो कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करते हैं, 07 और 06। अब बताओ, देखो अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है तो मुश्किल बोलो कुछ भी बोलो, एक नंबर तो हमारा गया। तो भी टाइम है, फॉर्म नंबर याद कर लो। ये भगवान हमें बार बार टाइम दे रहा है, चाहे वो कोविड की प्रॉब्लम की वजह से है, चाहे वो सिचुएशन की वजह से है, बट हमें टाइम मिल रहा है, ये तो हमारी रियलिटी है। और अगर टाइम को हम वेस्ट करेंगे तो फिर लाइफ में हमें कभी दोबारा इतना टाइम नहीं मिलेगा और ना ही इतने नंबर आ सकते हैं। आगे देखो जी, अगला है, द प्रॉपर ऑफिसर इट हैज रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन इज लायबल टू कैंसल देन ही शैल इशू ए नोटिस टू सच फॉर्म इन फॉर्म। आपको बताना है अगर कैंसिलेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो किस फॉर्म में भरना पड़ता है। तो GST REG 17 और जो आपका ऑर्डर जो आता है वो 20 के अंदर आता है। ये देखो, 2 फॉर्म नंबर एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं उसने। तो देख लो, 1, 2, 3, 4 और उसने 5 फॉर्म नंबर आपसे पूछ लिए 3 क्वेश्चन के अंदर। और GST REC 01 से लेके 030 तक फॉर्म नंबर है। और एक दिन में तो याद नहीं होंगे, डेली 5 याद करोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके फॉर्म नंबर के बेस थे। आगे देखो जी, अगला है जी, मुद्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ जयपुर ऑन द ऑर्डर प्लेस बाय धीरज एंटरप्राइज ऑफ नोएडा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री लोकेटेड एट जयपुर ऑन 1 March 19। द टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाई बाय मुद्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट बी इशूड ऑन द धीरज एंटरप्राइज ऑन और बिफोर। अपने आप बोल दो जी। अब यहां पे वो बात कहना चाह रहे हैं कि गुड्स डिस्पैच होंगे फैक्ट्री से 1 मार्च 19 को, तो भैया इनवॉइस कब काटना पड़ेगा, 1 मार्च 19 या उससे पहले। सिंपल सी बात ये है, देखो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, क्योंकि ये गुड्स वाला केस है, सर्विस वाला केस नहीं। सर्विस वाले केस में 30 दिन होते हैं, 45 दिन होते हैं। गुड्स वाले केस में जिस दिन वो डिस्पैच होगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस काटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये गलत है जी, इसको यहां से काट देना क्योंकि इन्होंने फॉर्म नंबर ही गलत दिए हुए हैं। ये फॉर्म नंबर है ही नहीं, फॉर्म नंबर GSTR 1 जो आप जानते हो आउटवर्ड सप्लाई वाला है, ये उसका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहां से काट देना। आगे बताओ जी, टैक्स इनवॉइस, आपने बोल देना टैक्स इनवॉइस रेफर टू रूल नंबर 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विस
सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ, अपने आप बोल दो, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि गुड्स वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट 30 दिन और 45 दिन नहीं होती, वो सर्विस वाले केस में होती है। तो उसने पूछ ही लिया सर्विस वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, 30 दिन। बच्चा कह रहा है सर 45 दिन भी तो होती है, वो तो अगर स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनी की बात करेगा ना तो 45 दिन आएगा, नॉर्मल केस में कितना आएगा, 30 दिन आएगा। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हर चैप्टर से उठा उठा के ना उसने पूछे हैं। और सर 50 नंबर का जीएसटी अप्रोक्सीमेट 45 नंबर का कम थोड़ा होता है। और अगर आपने सही ढंग से किया ना, मेरे को इतनी गारंटी है अगर 45 का भी है तो भैया 40 तो कहीं भी नहीं गए। और पूरे पेपर में पास होने के लिए 40 चाहिए होती हैं, जो सिर्फ जीएसटी में ही आ सकते हैं। इनकम टैक्स तो अभी अलग ही है। तो प्रॉब्लम पता है क्या, आप क्वेश्चन सिलेक्ट ही सही ढंग से नहीं करते। क्वेश्चन की लेंथ देखी, घबरा गया। क्वेश्चन पढ़ा, समझ नहीं आया, पेपर बाहर से आ गया। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन अजीब लग रहा है, गाली टीचर को। आप ये नहीं देखते कि 3 घंटे जो एग्जाम देने के लिए बैठा हूं उसमें अगर मैं अपने माइंड में कोई भी थॉट्स लेकर आऊंगा गलत, उसका इंपैक्ट जो होगा ना वो मेरे एग्जाम के ऊपर ही होगा। तो फायदा क्या है, कूल माइंड से एग्जाम दो, जितने क्वेश्चन समझ में बढ़िया से आ रहे हैं पहले वो करो, फिर बाद में दूसरे उठाओ, आप खुद देखना आपके नंबर कितने बढ़िया आएंगे। ठीक है जी, आगे देखो जी, ऑडिट करवाने की लिमिट बोल दो जी। ऑडिट जीएसटी में ऑडिट कब होता है, 2 करोड़ के बाद। और कौन करता है, सीए और सीएमए। सीएस को भी ऑडिट नहीं मिला, आपको मैंने पहले भी कहा था, देखो ये लिखा हुआ, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट 2 करोड़ के बाद। कंपनी सेक्रेटरी गलती से मत बोल देना, अभी जीएसटी ऑडिट जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के पास नहीं है, उम्मीद करता हूं जल्दी आपके पास आ जाएगा। आगे देखो जी, ई वे बिल की लिमिट कितनी है जी। ई वे बिल के लिए कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी बोलो, ई वे बिल के लिए कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000। देखो आगे आंसर, उसने क्या बोला है कि भैया अगर आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करूंगा तो उस केस में आपको ई वे बिल के लिए कितनी चाहिए जी, आपको 50,000 रुपए की लिमिट आपको एप्लीकेबल होनी चाहिए। आगे देखो जी, फॉर्म नंबर फिर एक और आ गया, द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, अपने आप बोल देना लाइबिलिटी लेजर किस में मेंटेन करते हैं, जीएसटी पीएमटी 01। देखो ये फॉर्म नंबर आ गया ना, याद करो 3 लेजर मेंटेन करवाई थी, लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। लाइबिलिटी लेजर क्या होती है, जीएसटी पीएमटी 01। देखो वही फॉर्म नंबर आपके लिए आ गया। उसके बाद बताओ जी, रिफंड कितने दिन के अंदर ऑर्डर आता है, जल्दी बताओ, रिफंड का ऑर्डर कितने दिन के अंदर आता है, 90 डेज। इतने नालायक हो चुके हो, गुस्सा करवाने मेरे को मजबूर कर देते हो। 90 डेज में ऑर्डर आता है या 60 दिन में, 60 दिन में। और अगर ऑर्डर नहीं आता तो रिफंड का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, 6%। और अपील वाले केस में 9%। तो उसने नॉर्मल बात की है जी, कितने दिन में रिफंड आएगा, 60 दिन में। और अगर नहीं आया, अच्छा अपील की बात की है, देखो अपील की बात की है, हाँ ओ माय गॉड। देखो जी, उसने बोला ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज अपलेंट अथॉरिटी। तो भैया अपील वाले केस में फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे जी, टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई इंपोर्टेड इनटू इंडिया, सप्लाई मेड आउटसाइड इंडिया, सप्लाई मेड इन एसईजेड शैल बी चार्ज। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा, हे भगवान मुझे शक्ति दो, इतना क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन करने की मुझे शक्ति दो भगवान। इंटर स्टेट सप्लाई पर भगवान जीएसटी कौन सा लगाऊं, इनकम टैक्स लगा दूं, हाँ जी। इंटर स्टेट सप्लाई पर कौन सा लगाऊं, सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी, आईजीएसटी। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया। पूछ रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन सा लगता है, आईजीएसटी। हे भगवान ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो, हमने बहुत तैयारी कर ली है, मत दिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। बच्चा कह रहा है ज्यादा मत बोलो, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही भगवान दिया करो, विवेक सर की बात इग्नोर करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही दिया करो भगवान, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया करो। इधर देखो ध्यान से, आगे देखो जी, प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्टेड टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई और गुड्स और सर्विस और बोथ बाय यूनियन टेरिटरी फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर इन विद एन इंसिडेंटल देयर टू आर बीइंग एनुमरेटेड। आपने आप बोल देना विद इन यूनियन टेरिटरी, अगर आपने कोई भी सप्लाई की है तो यूनियन टेरिटरी के बीच में कोई भी सप्लाई करोगे उस केस में एक्ट कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी देखो उसने वही बोला है कि भैया यूटी के बीच में सप्लाई करोगे उसके जो भी मैटर होंगे वो किस में लिखे हुए हैं, यूटीजीएसटी एक्ट में लिखे हुए हैं। हा हा, कितने मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, वाओ जी वाओ, ओ माय गॉड वाओ, हाई फाई सर हाई फाई, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में। आगे देखो नालायको, आगे देखो जी, 92 क्वेश्चन पे आओ, 92 क्वेश्चन। अगला कहना चाह रहे हैं आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 9 ऑफ यूटीजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी शैल बी यूटिलाइज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ डैश ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल
ऑन द अकाउंट ऑफ डैश हैज फर्स्ट बीइंग यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सच पेमेंट। अपने आप बोल देना चाहिए। सबसे पहले हम क्या खत्म करते हैं? आईजीएसटी। और अगर आईजीएसटी का बैलेंस नहीं होगा फिर हम यूटीजीएसटी के बैलेंस पे आएंगे ना, तो वो ये पूछ रहे हैं। देखो उसने क्वेश्चन ध्यान से बोलना। इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट मतलब आईजीएसटी क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ डैश ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ। देखो इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब पहले हम आईजीएसटी खत्म करेंगे फिर यूटीजीएसटी खत्म करेंगे आईजीएसटी के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह, आपको मैंने ऑर्डर बताया था, मैनर बताया था, देखो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लो जी, एक क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ बॉक्स, जबकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में ही नहीं है। अपील का एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, अगर आप मॉड्यूल चेक करोगे ना तो अपील इनकम टैक्स में अगर है वो तो आपके सिलेबस में, जीएसटी का अपील ये सीएस प्रोफेशनल के सिलेबस में है। पेपर बनाने वाले ने क्वेश्चन अपील का डाल दिया। ठीक है, अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन देखा था उसको लगा था मुश्किल, और मेरे अकॉर्डिंग आना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने अपील अंडर जीएसटी की ना पूरी रिवीजन क्लास यूट्यूब पे डाली है प्रोफेशनल वालों के लिए। और कितनी देर की है? 35 मिनट की। स्पीड फास्ट करके देखोगे 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं 20 मिनट लगा लोगे। ठीक है, 20 मिनट लगा लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा। आप खुद अपना मॉड्यूल देख लो, अपील का हिरार के जीएसटी का आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट जब उसने डाल दिया तो भैया मुझे ये डर है कहीं वो दोबारा से काम ना कर दे कि भैया बिना बात का फ्री का नंबर चल जाए। जो अपील का हिरार के आपने इनकम टैक्स में किया था ना, सीआईटी फिर आईटीएटी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही हिरार के जीएसटी के अंदर भी है। तो एक बार स्पीड फास्ट करके सुन लेना अगर टाइम मिलेगा तो। वैसे सुनने की रिक्वायरमेंट है नहीं, दोबारा कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट फिर भी हमें रिस्क लेना ही क्यों है। 20 मिनट लगा के एक बार वो अपील वाला टॉपिक देख लेना, और कई बच्चे उम्मीद करता हूं देख भी लेंगे। ठीक है, मेरे बोलने के बाद तो देख ही लेंगे। 20 मिनट लगा देना, स्पीड फास्ट करके सुनोगे, 20 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ना बस उसने ही बोला है कि अपील करनी क्या है। जैसे सबसे पहले अपील वहां पे क्या होती है? सीआईटी में ना, फिर आईटीएटी, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। जीएसटी में सबसे पहले अपील होती कमिश्नर के पास ही है, बट उसको जीएसटी में नाम देते हैं अपलेंट अथॉरिटी। इनकम टैक्स में नाम होता है आईटीएटी, जीएसटी में नाम होता है अपलेंट ट्रिब्यूनल। वहां पे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यहां पे भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो बस ये ध्यान है ना, वहां पे सीआईटी है, यहां पे अपलेंट अथॉरिटी है, वहां पे आईटीएटी है, यहां पे अपलेंट ट्रिब्यूनल है। तो उसने वही बोला है पहली अपील जो होती है, जो एप्लीकेंट करता है वो कहां करता है? अपलेंट अथॉरिटी के पास करता है। ठीक है जी, लो जी, अपने आप बोल दो अब आगे। सेक्शन 22 ऑफ यूटीजीएसटी ले डाउन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 1 to 22 में प्रोवाइड द कॉन्ट्रावेंशन देयर शैल बी लाइबल टू मैक्सिमम पेनल्टी 10,000। याद करो, डिमांड एंड रिकवरी के अंदर मैंने आपको बताया भी था 10,000 की पेनल्टी होती है मैक्सिमम, वो पेनल्टी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करनी है। आगे बताओ जी, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो आपका लग रहा है उसका पैसा किस फंड के अंदर जाता है? जीएसटी कंपनसेशन फंड। बताओ क्या क्वेश्चन है? जीएसटी कंपनसेशन फंड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, सारा पैसा उस फंड के अंदर जाता है, और उस फंड का फिर हम यूज कहां पे करते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको जो लॉस होगा उसके लॉस को कवर करने के लिए इस फंड का हम यूज करते हैं। ठीक है जी, लो जी, ये 45 क्वेश्चन जीएसटी के खत्म हो गए। अब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो 5 क्वेश्चन है वो सिर्फ कस्टम के हैं, ओल्ड सिलेबस में कस्टम है ही नहीं। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बाय बाय, लव यू सो मच। और आपने वो डिडक्शन की रिवीजन क्लास देखनी है, 2-2 घंटे की या 1.5 घंटे की जो भी होगी, पूरा बैठना और नोट्स बनाना, दोस्तों को भी बताना। और जब वो डिडक्शन की रिवीजन क्लास हो जाएगी, देन फिर दिसंबर 19 में जो ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन बने थे इनकम टैक्स और जीएसटी के, वो भी कराऊंगा। वो सबने ही अटेंड करने हैं, चाहे वो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो या ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो। अब बाकी फटाफट से 5 क्वेश्चन अब जो कस्टम के बच्चे हैं, आओ जी वो देख लेते हैं। अब देख लो कस्टम कितना मुश्किल आया था, ओए हो कितना मुश्किल क्वेश्चन आया था, देख लो जी। कस्टम का एक आपने टॉपिक किया होगा, 5 लेक्चर आपको भेजे थे मैंने, उसमें एक टॉपिक था वैल्यूएशन, यूट्यूब के ऊपर भी डाले हुए हैं। वैल्यूएशन में अपने आप बोल देना, आपका नया सरचार्ज कौन सा लगा था? सोशल वेलफेयर, याद आ रहा है कुछ? सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगाते हैं। आपको मैंने कहा था सेस खत्म हो गया, अब जो भी ड्यूटी आएगी उस पर क्या लगाना पड़ेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। देखो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन 110 फाइनेंस एक्ट 18, जो फाइनेंस एक्ट 18 आपको बताया था जो अभी नया ऐड हुआ है, उसमें has levied dash on imported goods which is a duty of custom levied for the purpose of union on the goods specified in the first schedule। आपने बोल देना, अब जो नया फाइनेंस एक्ट 18 में जो नया सरचार्ज इंसर्ट किया उसका नाम क्या था? एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं,
आगे पेड कमांड ड्यूटी नहीं, आईजीएसटी नहीं, दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये हमारा आएगा। आगे देखो जी, फाइंड आउट द फॉलोइंग लिस्ट विच आर ट्रीटेड एज पोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ कस्टम। और वही बात करें, फाइंड आउट द फॉलोइंग लिस्ट विच आर द ट्रीटेड एज पोर्ट, जिसको हम पोर्ट ट्रीट करते हैं। लैंड स्टेशन नहीं, लैंड कस्टम स्टेशन, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, पोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है। याद आ रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक वाला केस, ड्यूटी ड्रॉबैक वाला केस अगर आपको ध्यान आ रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था 98% होती है। ठीक है, फिर अगर आप यूज करने के बाद दोगे, कितने महीने आपने यूज करने के बाद दिया, फिर वो 95, 85 याद आ रहा हो कुछ आपको। ठीक है, 95, 85, 80, 75 वो जो रेशो जाती रहती है नीचे। अब यहां पे बोलना जी, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम एक्ट 1962 शैल बी अलाउड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स वेयर सच गुड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ए पीरियड टू 8 मंथ बिफोर द सेम वर री एक्सपोर्टेड। अब याद करो 6 महीने से लेके 9 महीने के बीच में अगर यूज करते हो तो 75% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। इन्होंने आंसर में 70% दी है जो गलत है, यहां पे आंसर आएगा 75%। एक बार ड्यूटी ड्रॉबैक की ना परसेंटेज जाके देख लेना, 6 महीने से लेके 9 महीने 75% का ड्रॉबैक आपको मिल जाता है। और बच्चा कह रहा है कस्टम समझ नहीं आया, कस्टम आया कहां से था। 5 क्लास एक बार आप खुद पढ़ लेना, ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग में कस्टम पोर्ट की बताई था आपको, और ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का, जिसका मैंने पूरा डायग्राम आपको बनवाया था। उसके बाद देख लो जी, यहां पे बात करना चाहिए सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एज पर सेक्शन 17 of the Custom Act 1962 is being done by importer or exporter relating to the goods subject to duty, and after final assessment of duty amount refundable is not refunded within, ये अपने आप बोल देना चाहिए। अगर अमाउंट रिफंडेबल है और वो रिफंडेबल नहीं किया कितने दिन में, 30 दिन के अंदर, अगर आपको ध्यान 30 दिन के अंदर अंदर आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ता है। जीएसटी में टाइम लिमिट 60 दिन होती है और कस्टम में कितने दिन होती है, 30 दिन की टाइम लिमिट होती है। तो देखो यहाँ पे 30 दिन, 30 दिन मैं कह रहा हूं 3 महीने, 30 दिन मैंने बोल दिया 3 महीने। जीएसटी में कितनी होती है 60 दिन, और यहां पे कितनी आएगी 3 महीने की टाइम लिमिट। देखो यहां पे आ गया ना, नॉट रिफंडेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, फाइनली देयर शैल बी पेड एन इंटरेस्ट। तो अगर भैया 3 महीने के अंदर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको फिर विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन जी, the offense committed under the Custom Act 1962 are having the criminal liability as well as civil liability, however the offense involving duty evasion more than 50 lakh। अगर आप 50 लाख से ऊपर इवेजन करोगे एंड प्रोहिबिटेड गुड्स आर नॉट बेलेबल ऑफेंस अंडर क्रिमिनल। ठीक है, तो 50 लाख से ऊपर का जो ऑफेंस होगा वो यहां पे कवर हो जाएगा। आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको 30 से 40 पेज कस्टम के पढ़ने के लिए दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मेरे ख्याल से मैंने डाल दिए हैं, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट के ऊपर भी डाले हैं। तो वो कस्टम के 30 से 40 नोट्स आपने जरूर पढ़ने हैं, और जो क्लास में कस्टम के नोट्स बनवाए हैं वो पढ़ने हैं बस। उसके अलावा कस्टम के जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे ना, एक सेट पूरा कस्टम के एमसीक्यूज का बना के दे दूंगा, उसको अच्छे से कर लेना। सारे क्वेश्चन 5 के 5 उस एमसीक्यूज के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो 5 क्लास अच्छे से देखनी है, जो 30 से 40 नोट्स दिए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, और जो एक सेट कस्टम के एमसीक्यूज का बना के दूंगा वो आपने ध्यान से देखना है। अब ये कस्टम की रिवीजन क्लास सर बीच में बार बार मत बोलो प्लीज, मैं पहले ही 5 लेक्चर बना के डाल चुका हूं। उन 5 लेक्चर एक एक नंबर पे एक एक लेक्चर मैंने लगाया है, तो पूरी रिवीजन क्लास मैंने पूरी डाली हुई है, अमेंडमेंट क्लास भी डाल दी है, और उसके अलावा मैं क्या डालूं। तो रिवीजन क्लास के लिए बार बार फोर्स मत करो। कई बच्चे इनकम टैक्स के लिए फोर्स कर रहे हैं कि सर टाइम मिल गया अब तो इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास डाल दो। सर 19 घंटे या 20 घंटे लगातार बोलना, मैं सिंपल बता रहा हूं, आपको देखने में आसान लगेगा बट फायदा पता क्यों नहीं है, क्योंकि जब 6 अमेंडमेंट क्लास छोटी छोटी हैं, उस अमेंडमेंट के साथ अगर आप 19 घंटे की रिवीजन क्लास देख लोगे तो सोच के बताओ, मैं दोबारा से अगर 19 घंटे लाइव आकर बोलूंगा तो उससे फायदा क्या होगा। तो वो 19 घंटे की रिवीजन क्लास बिल्कुल सही है। अगर उसमें 1% भी कुछ होता ना तो मैं आपको खुद बोल देता मत देखना। तो भैया वो बिल्कुल अमेंडेड है, वो भी मैंने अक्टूबर नवंबर में ही डाली है। तो जब अक्टूबर के या तो ना मैंने पिछले साल फरवरी में डाली थी, फिर भी बोलता अक्टूबर नवंबर में डाली, 6 अमेंडमेंट क्लास डाल दी, दोनों कंबाइन करके देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वही आपने देखनी है, जीएसटी की लेटेस्ट है, कस्टम की डाल दी विद अमेंडमेंट देख लो, एमसीक्यूज में सारे डाल ही रहा हूं, एमसीक्यूज में करवा भी रहा हूं। तो इतनी प्रैक्टिस सर बहुत है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, चलो बस फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब कल के सेशन में, सॉरी परसों के सेशन में। डिडक्शन की जो मैंने अपनी रेगुलर बैच वाले बच्चों को कराया था उसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो, नोट्स पूरे बना लेना। रेगुलर क्लास वाले बच्चों ने तो वो लेक्चर देखा ही हुआ है, मगर अगर फिर भी दोबारा से देखना हो मोस्ट वेलकम है, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यूट्यूब वाले बच्चे पूरे नोट्स बनाएंगे,
पूरा समझेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं उन 2 लेक्चर के बाद या 3 लेक्चर के बाद आपको डिडक्शन के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर मैं लेके आऊंगा दिसंबर 19 के जो क्वेश्चन होंगे वो सबने करने हैं, उसके बाद फिर आगे का डिसाइड करेंगे। और बाकी इतने सफलता के रहस्य है, जरूर देखो, अपनी फैमिली को भी दिखाओ, छोटे भाई बहनों को भी दिखाओ, बहुत सारी बातें उसके अंदर सीखने को मिलेंगी। लाइफ बहुत चेंज होगी और लाइफ चेंज करना इस टाइम बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और वीडियो लाइक करके जाना अगर अच्छी लगे। ठीक है, अब कई तो बच्चे डिसलाइक भी करने लगे, मुझे पता नहीं क्यों, या तो उनको लग रहा है कि विवेक सर पागल तो नहीं हो गए, आराम से घर ही बैठ जाएं, बट उनको ये नहीं पता विवेक सर तो पागल ही हैं। आप अपना देखो कि आपने कैसे पढ़ना है। सर मैं तो पागल ही रहूंगा, मुझे तो अपना काम करना ही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अब कितने मार्क्स लेने हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच, लाइक करके जाना, दोस्तों का शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।